हेलो। हेलो स्टूडेंट्स। बीस एन के शर्मा ये बस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि मौर्य वंश समाप्त करने के बाद मौर्योत्तर काल आता है। मौर्योत्तर काल में कुछ पोर्शन है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि शुंग वंश है, वंश है, सातवाहन वंश। ये तीन वंशों को आपको पढ़ना है। तो आज हम लोग शुंग वंश के विषय में, इस शुंग वंश की भूमिका थी। जैसे कि देखा गया कि कभी भी शासन तभी तक चलता है जब तक उसका योग उत्तराधिकार होता है। जैसे कि देखा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत योग्य शासक सिद्ध हुआ। इसके बाद उसका बेटा बिंदुसार अपने पिता के जैसे तो योग्य नहीं, लेकिन फिर भी था। इसके बाद बिंदुसार का जो बेटा था अशोक, वास्तव में वो बहुत योग्य और महान शासक। आज देखा जाए कि विश्व में ऐसा कोई देश नहीं अशोक को न जाने। अशोक ने अपने यानी कि दूतों के अनुसार हर जगह भेजे थे, चाहे वो श्रीलंका हो, जावा हो, सुमात्रा में, सब जगह। यानी कि देखा जाए इंडोनेशिया जब पहुंचा है वास्तव में दूत मंडल, तो वहाँ प्रचार प्रसार किया। और श्रीलंका तो बौद्ध धर्म का कट्टर समर्थक हो गए वहाँ के लोग। तो देखा जाए चाइना में भी गए, हर जगह बौद्ध धर्म के लोग प्रचार प्रसार अशोक के समय हुआ। तो अशोक एक महान शासक सिद्ध हुआ पूरे इतिहास में। इसके बाद उसके जब उत्तराधिकारी हुए तो आपने देखा होगा कि उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं थे। और जब ये जालोक बहद्रथ जब बैठा है तो बहद्रथ एक दुर्बल शासक सिद्ध हुआ। और इसका जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसने अपने राजा को पद से हटाकर उसकी हत्या करवा देता है और एक नवीन वंश की नींव डालता है, जिसे शुंग वंश के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग का पूरा एक हम लोग देखते हैं कि कौन कौन मौर्योत्तर वंश में बैठा है। यहाँ पर जरा हम लोग चर्चा कर लें। ये है मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल में देखो पुष्यमित्र शुंग जो है, ये पुष्यमित्र शुंग जो है ये 187 में गद्दी पर बैठता है। तो पुष्यमित्र शुंग जब गद्दी पर बैठा तो पढ़नी इसी के दरबार में थे। कौन था? पढ़नी। इन्होंने अष्टाध्यायी लिखी थी। क्या लिखी थी? अष्टाध्यायी लिखी है। तो अष्टाध्यायी पढ़नी ने लिखी। और दूसरी चीज, और अष्टाध्यायी पढ़नी ने लिखी। और पतंजलि का महाभाष्य है। तो पतंजलि का महाभाष्य है। पतंजलि ने क्या लिखा? तो महाभाष्य है। तो ये चीज याद रखना है। दो लोग इसके दरबार में थे, तो पुष्यमित्र शुंग है। और इसी समय अगर देखा जाए मनु ने भी अपनी एक टीका यहीं पर लिखी थी। मनु भी यहाँ पर थे। अब इसके बाद अग्निमित्र, इसका बेटा। अब एक चीज और याद रखना कि पुष्यमित्र शुंग कहा जाता है कि इसने जो है पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजा की हत्या करके जब गद्दी प्राप्त की, और कहा जाए कि इसने यानी कि मौर्योत्तर काल में जो एक नई ऊर्जा दी, उसके बाद ये वंश काफ़ी समय तक शासन किया। और कहा जाए एक के बाद एक उत्तराधिकारी आए, लेकिन इसमें सबसे योग्य बाद में कौन होता है? भागभद्र या भगवत। इसके विषय में आपसे पूछी जाएगी, चर्चा की जाएगी। लेकिन पुष्यमित्र शुंग का याद रखना, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कौन मौर्योत्तर काल का था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ 2 किसने किए थे? तो ये याद रखना, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। ठीक है। फिर अग्निमित्र। अब ज्ञान शकुंतलम, यानी कि अग्निमित्र कालिदास की जो टीका थी, अब ज्ञान शकुंतलम यहाँ पे लिखी कालिदास ने। फिर ज्येष्ठ मित्र आया, इस पर नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद वशमित्र, ये विदिशा से शासन कर रहा था। अग्निमित्र ये भी विदिशा से शासन कर रहा था। भागभद्र जब बैठा है, ये नवा राजा था। ये कहा जाता है अपने वंश का नवा राजा था। और कहा जा भागभद्र जो था, इसी के समय यूनानी शासक
यानी कि एक यूनानी शासक जो था हेलियोडोरस। देखो यूनानी शासक कौन था? एंटियाल कीडस। एंटियाल कीडस। एंटियाल कीडस ने, याद रखना, एंटियाल कीडस ने अपना एक दूत भेजा था और उसका नाम था हेलियोडोरस। क्या नाम था? हेलियोडोरस। तो ये कई बार क्वेश्चन आया कि हेलियोडोरस ने बौद्ध धर्म, मतलब कौन भगवत धर्म ग्रहण कर लिया और विदिशा में भगवत धर्म से संबंधित एक विशाल, यानी क्या किया, निर्माण करवाया है। और ये जो था भगवत धर्म का कट्टर समर्थक हो गया था। तो ये चीज याद रखना, और ये कई बार पूछा भी गया है। ठीक है। और देवभूत, देवभूत की हत्या कर देता है कड़वंश का शासक कड़ो। कड़ो वंश यानी कि एक वंश आया कड़वंश। तो ये वंश जब आता है तो इसने हत्या करके और एक नवीन वंश की फिर नींव पड़ती है। तो ये चीज याद रखना। तो यहाँ पर इतना आपको कि फिर एक नवीन वंश पड़ी तो कड़वंश आ गया, और फिर इसके बाद सातवाहन वंश आता है। अब देखो सातवाहन वंश, ये वंश तो ऐसे नाम मात्र का है, लेकिन सातवाहन वंश, ये वंश जो है बहुत महत्वपूर्ण है। सातवाहन वंश के विषय में हम बताएंगे कि वास्तव में सातवाहन वंश पहला ऐसा था वंश जिसने काय के शीशे के सिक्के चलवाए। कई बार प्रश्न पूछा गया कि शीशे के सिक्के चलवाने वाले कौन थे? तो सातवाहन वंश के राजा थे। अब सातवाहन वंश के जो राजा थे, इन्होंने भूमिदान की प्रथा चालू की थी। यानी कि पहली बार भूमिदान की प्रथा सबसे पहले चालू करने वाले कौन थे? तो सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के जो राजा थे वो लोग अपनी माता के नाम पर नामकरण रखते थे। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी के बाद गौतमी पुत्र पुलमावी। तो इस तरीके से कई ऐसे राजा हुए जो अपनी माता के नाम पर अपना नाम रखते थे। यानी कि उस समय का अगर देखा जाए तो कैसा समाज था? मात्र सत्तात्मक शासन था। यानी कि वास्तव में सातवाहन काल में भी आपको वहाँ पर बहुत, यानी कि ऐसे नाम मिलेंगे जो वास्तव में माता के नाम पर रखे गए। और कहा जाए उस समय यानी कि देवियों की पूजा हो रही थी, यानी कि माता को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पिता को स्थान नहीं दिया गया। अगर देखा जाए हड़प्पा काल में सबसे अधिक मूर्तियां किसकी मिली? नारी की मिली। और इसी तरीके सातवाहन काल में यह भी मात्र सत्तात्मक था। लेकिन वैदिक काल जो है ये कैसा है? पितृ सत्तात्मक था। लेकिन आज मित्रों याद रखना कि हमारे देश में जो व्यवस्था चल रही है वो पितृ सत्तात्मक ना होके पितृ सत्तात्मक है, ना कि मातृ सत्तात्मक है। आज भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो व्यवस्था चल रही है वो पितृ सत्तात्मक वाली चल रही है। अगर पिता जिस कुल का है उसी के कुल के अनुसार ही बेटे का नामकरण किया जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग जानते रहिए। तो ये है पुष्पित, यानी कि आज शुंग वंश का पूरा ये हमने बताया आपको। और एक चीज़ याद रखना कि शुंग वंश में, अब देखो ये जो शासक था विदिशा से शासन कर रहा था, और पुष्प शुंग जो है ये पाटलिपुत्र, यानी कि ये पूरा शासन यहाँ से कर रहा था। तो ये चीज़ याद रखना। और ये जो शासक है किसी के हत्या करके ही तो पुष्प शुंग पाया। तो ये चीज़ दुर्बल शासक होने के वजह से यहाँ पर सत्ता इसने हत्या ली। और इसके बाद इनके जो बेटे थे ये शासन करते रहे, लेकिन जहाँ पर दुर्बल बेटा आया तो यहाँ पर भी वही हुआ। तो इस वजह से याद रखना शासन जब तक चलता है, जब तक एक के बाद एक योग्य शासक रहता है तभी तक शासन चलता है। जहाँ दुर्बल आया इसके बाद शासन सत्ता समाप्त हो जाती है। मिलते हैं हम लोग अभी अगली क्लास में कड़वंश और सातवाहन वंश में, उसके विषय में हम लोग जानकारी देंगे। ठीक।